Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में हम DEC 2 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं विद देयर आंसर्स, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको अपने आंसर्स को कैसे लिखना है. इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूँगी कि किस हिसाब से आपको किस एग्जाम्पल में, किस क्वेश्चन में एग्जाम्पल डालने की नीड है, या कहाँ पर आपको निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत है, कहाँ पर आप पॉइंट्स की फॉर्म में डाल सकते हो, या कहाँ पर आप कोई फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हो, ताकि आपके आंसर की क्वालिटी इन्हांस हो जाए और आपका आंसर अच्छा लगे. तो चलो फिर बढ़ते हैं इस पेपर की तरफ. ये पेपर जो कि दिसंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से डिले होकर फरवरी 2021 में हुआ है. ये वो पेपर है. अगर आपको ना अपने पेपर की स्टार्टिंग में वो भरना होता है पेपर कोड, तो आपका पेपर कोड होगा DECE 2 और पेपर का नाम है बाल स्वास्थ्य और पोषण. ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें भी साथ में समझते चलो. समय 3 घंटे का आपका पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं. अब पेपर में ना आपके एक ये नोट गिवन होता है स्टार्टिंग में, तो इस नोट को भी ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है, नोट देख लो. किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं. आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है और सारे के सारे प्रश्न सेम मार्क्स के हैं. 5 मतलब क्वेश्चन का आंसर करना है तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का. मैं ना इनके साथ आपको सारे के सारे आंसर्स बताती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ताकि आप अपने नोट्स बना लो या अपनी प्रिपरेशन कर लो जिस हिसाब से भी आपको करनी है. अब इसके बाद ना एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट लियास क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, मैम 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में कितनी शीटें भरनी है, 5 मार्क्स के लिए कितनी शीटें भरनी है. हाँ, ऐसे ही पूछते हैं बच्चे की कितनी शीटें भरनी है. अरे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ भाई, कितनी शीटें भरनी है. जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर दो. मान लो उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी है आप अपना आंसर उस चीज़ को लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, बात ख़त्म. शीटों से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है आपके कंटेंट से कि आप कितना अच्छा आंसर लिख रहे हो. ऐसे ही शीटें भरने में लगे रहोगे तो पेपर छूट जाएगा, क्या फ़ायदा. आपको 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट करना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख कर आनी है. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डाउट. अब बच्चे पूछते हैं, मैम मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ, इसका A कर लूँ, इसका B कर, इसका ख कर लूँ. नहीं, ऐसे नहीं कर सकते. आपको क्या करना है, आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, तो इसका आपको क पार्ट भी करना है, ख पार्ट भी करना है. अगर आप 2 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो आपको क पार्ट भी करना है, ख पार्ट भी करना है. अगर आप 2 छोड़ ही रहे हो तो 2 के दोनों पार्ट छोड़ देने हैं. मतलब जो भी क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हो आपको उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क पार्ट देख लो. यहाँ पर उदाहरण देते हुए कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध का वर्णन कीजिए. अब जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ले रखा है ना, मैंने उन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल्ड उसमें, तो उनको तो ये पता ही होगा. मैं फिर भी ये आंसर समझा देती हूँ. आप क्या करना, सबसे पहले आप कर सकते हो ऐसे लिखना, कुपोषण एवं संक्रमण में अंत संबंध. अब कुपोषण और संक्रमण में क्या संबंध है. कमजोर बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं. कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है. कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध को एक दुष्चक्र रूप में दर्शाया जा सकता है. मतलब मान लो ये है कुपोषण होगा तो संक्रमण बढ़ेगा तो बच्चा फिर कुपोषित हो जाएगा. तो ये क्या है, ये एक दुष्चक्र है. कुपोषण संक्रमण को बढ़ाता है, संक्रमण कुपोषण को बढ़ाता है. बच्चा इसी के अंदर उलझा रह जाता है. कुपोषण का शिकार है तो संक्रमण होता रहेगा, संक्रमण से बच्चा वापस से कुपोषण होता रहेगा. अब इसका एग्जाम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक हेडिंग देके, कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव. अब ये जो कुपोषण है
ये कुपोषण, इसका संक्रमण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, शरीर में प्रतिरक्षी के उत्पादन में कमी। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज की कमी। अगर बालक कुपोषण से ग्रस्त हो, विशेषकर प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण या विटामिन ए की कमी से, तो शरीर में प्रतिरक्षी का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा वह संक्रमणों से अधिक व जल्दी ग्रस्त होती है। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसके अंदर प्रोटीन, ऊर्जा की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में बनेंगी। अगर कम मात्रा में एंटीबॉडीज बनेंगी तो छोटा सा भी कोई जर्म बॉडी में आया आपको बीमार कर देगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली की संपूर्णता पर प्रभाव। अब क्या कह रहे हैं, हमारी स्किन या ये जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये ना हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, मतलब एक सुरक्षा कवच का वर्क करती है। अगर मेरी स्किन पे इन्फेक्शन या कोई कीटाणु, जर्म्स आते भी हैं, तो मेरी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन जो थिन लेयर होती है, वो मुझे सुरक्षा करती है, मेरी बचाती है उन जर्म से और उनको अंदर मेरे शरीर के नहीं जाने देती। लेकिन अगर हम कुपोषण का शिकार हैं तो ये श्लेष्मा झिल्ली और स्किन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, वीक हो जाती है और फिर जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें संक्रमण का डर बढ़ जाता है। ऐसे लिख दिया पहला पॉइंट, मतलब पहली चीज एक्सप्लेन। अब आप एक्सप्लेन करोगे संक्रमण का पोषणात्मक स्तर पर प्रभाव, कि संक्रमण का कुपोषण पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। भोजन के अंतग्रहण में कमी। अब जब बच्चा बीमार होता है तो उसका खाने का मन नहीं करता, उसको लगता है ये नहीं खाना, मैंने अभी तो दवाई खाई है। अब बच्चा खाना नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? क्योंकि खाने में पोषित तत्व हैं जो कि उसकी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, जल्दी से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का खाने का मन ही नहीं करता। उसके साथ साथ जो हमें प्रतिजैविक दवाइयाँ दी जाती हैं बीमार होने पर, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसके कारण बच्चे की ऑटोमेटिकली भूख कम हो जाती है। ऑटोमेटिकली भूख कम हो गई तो वो खाएगा नहीं तो फिर वो संक्रमण से कुपोषण की तरफ बढ़ता जाएगा। पोषक तत्वों के अब्सॉर्प्शन पर प्रभाव। पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव, मतलब पोषक तत्व ऑब्जर्व ही नहीं हो पाते आपकी बॉडी में। क्यों नहीं ऑब्जर्व हो पाते आपकी बॉडी में? क्योंकि आप पोषण तत्व खा तो लिया आहार के थ्रू, लेकिन आपके पाचन के उपरांत अब मान लो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन वाले जो कीड़े होते हैं ना, आपकी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्प्शन की जो एबिलिटी होती है उस पर प्रभाव डालते हैं, उसको बहुत कम कर देते हैं। अब उस वजह से बच्चे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते उन पोषक तत्वों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो उनका बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है, कुपोषण संक्रमण को बढ़ा रहा है, संक्रमण कुपोषण को बढ़ा रहा है। बच्चे मतलब इसी में उलझे रह जाएंगे, कोई नई चीज तो उनको मिल ही नहीं पाएगी कि ठीक हो, हेल्दी स्वास्थ्य हो, नहीं ना। यहाँ से कुपोषण, संक्रमण से कुपोषण। अब इतना अच्छा आंसर आपने लिखा, बता दिया कुपोषण का संक्रमण पर क्या प्रभाव है, संक्रमण का कुपोषण पर क्या प्रभाव है। 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो एक छोटा सा निष्कर्ष लिख के आ जाना। कुपोषण से संक्रमण होने की संभावना बढ़ती है और फिर संक्रमणों से कुपोषण हो सकता है। पहले कुपोषण से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं और फिर इन्फेक्शन से वापस बच्चा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। कुपोषण तथा संक्रमण दोनों ही स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब ये जो कुपोषण है या संक्रमण है, ये दोनों ही हमारी हेल्थ को खराब करते हैं। आप ऐसे इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ 5 मार्क्स का क्वेश्चन। उदाहरण देते हुए भोजन के किसी एक कारण का वर्णन कीजिए। अब आपने तो भोजन के कितने कारण पढ़े हुए हैं, चलो फिर मैं एक बता देती हूँ। आप ना सबसे पहले भोजन के बारे में लिख देना छोटा सा। भोजन का संबंध शरीर का पोषण करने वाले पदार्थों से है। मतलब क्या कह रहे हैं, भोजन बेसिकली जो भी हम फूड खाते हैं,
हमारा जो पोषक तत्व हमें जिनसे मिलते हैं, पोषण पदार्थ, वो फूड है। वो ठोस हो सकते हैं, अर्ध तरल हो सकते हैं, तरल हो सकते हैं। मतलब जो भी चीज जो खाई जा सकती है और हमें पोषक पदार्थ प्राप्त करती है, वो हमारे लिए भोजन होता है। भोजन के कार्य आप ऐसे करके ना एक छोटा सा माइंड मैप बना सकते हो। देखो यहाँ पे आपने लिखा भोजन के कार्य, यहाँ नीचे शरीर क्रियात्मक लिखा, या आपने यहाँ लिखा शरीर क्रियात्मक, यहाँ लिखा सामाजिक, यहाँ लिखा मानसिक। शरीर क्रियात्मक में क्या क्या कार्य करते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, सुरक्षा और नियंत्रण। और फिर यहाँ पे सामाजिक और मानसिक आ गया। एक एक करके बस सुन लो, वही बहुत है क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसको अच्छे से। शारीरिक क्रियात्मक लिख के ऊर्जा प्रदान करना। अब आपको पता है, चाहे आप बैठे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आपको ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा की जरूरत क्यों है? क्योंकि कोई भी काम कर लो, ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। ऊर्जा किससे मिलेगी? जब आप क्या कहते हैं, फूड खाओगे, मतलब भोजन खाओगे। भोजन में प्रोटीन होगा, वसा होगा, कार्बोज होगा, इन सब से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। बचाव, अगर मान लो किसी भी रीजन की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, तो जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? प्रतिरक्षी, जो हमारी बॉडी को मदद करती हैं कि वो इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ सके। तो ये भी उसका एक कार्य है। ऊर्जा प्रदान करना भी कार्य है, नियंत्रण भी कार्य है। नियंत्रण मतलब हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग काम करते रहते हैं, जैसे दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर रखना। तो इन सब चीजों पर भी कंट्रोल कौन रखता है? भोजन। क्यों? क्योंकि इनके लिए प्री रिक्विसाइट क्या, अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी अच्छे से वर्क करती रहेगी। अच्छे से वर्क करती रहेगी तो मतलब नियंत्रण रहेगा बॉडी पे। ये क्या है? फूड का, भोजन का कार्य है। उसके बाद सामाजिक कार्य पे आ जाओ। सामाजिक कार्य में मैंने जैसे बताया था कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ मिलजुल कर भोजन खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको सामाजिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे स्कूलों में देख लो, मिड डे मील मिलती है, सब बच्चे मिलजुल के बैठ के खाते हैं ना, तो क्या है, यहाँ पर भोजन एक सामाजिक कार्य ही तो कर रहा है। और धार्मिक संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो हम मंदिरों में जाके भगवान के आगे फूल चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फ्रूट्स चढ़ाते हैं। तो ये क्या है? फूड, भोजन एक तरह का धार्मिक संदर्भ में भी काम कर रहा है। उसके बाद आप मानोगे मनोवैज्ञानिक कार्य। मनोवैज्ञानिक कार्य कैसे? अगर बच्चे की माँ ने उसका पसंदीदा खाना बनाया है तो बच्चे को लगता है हाँ मम्मी मुझसे प्यार करती है, ये मनोवैज्ञानिक कार्य जोड़ लेगा उससे। अगर उसकी मम्मी ने उसका मनपसंद खाना नहीं बनाया तो उसको लगेगा मम्मी तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, मेरे पसंद का खाना ही नहीं बनाती। बस ये हो गए, मैंने आपको इतने सारे कार्य बता दिए, आपको तो एक ही लिखना था। ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट। और पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा से क्या अभिप्राय है? पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या होती है? रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। चलो मैं आपको पहले संतुलित आहार के बारे में तो बता ही चुकी हूँ, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो जिससे कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। मतलब हमारी बॉडी के जितनी भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, जितनी भी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं, वो सारी पूरी हो सके, जिससे हमें कैलोरी भी मिले, खनिज भी मिले, लवण भी मिले, विटामिन भी मिले। इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट तो चीजें मिले, एक्स्ट्रा कुछ स्टोरेज भी हमारी बॉडी के अंदर जाए। एक्स्ट्रा स्टोरेज बॉडी के अंदर जाए मतलब मान लो किसी डे हम बैलेंस डाइट कंज्यूम नहीं कर पाते 1-2 दिन तक, तो क्या आप बीमार पड़ जाओगे? क्या आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी? नहीं ना। तो जब हम लॉन्गर टाइम तक संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं,
तो उसका कुछ पोषण तत्व हमारे शरीर में एज अ बैकअप रहते हैं। जब वो पूरे नहीं हो पाते बाहर के फूड से, तो वो अपना कार्य करते हैं। उसके बाद आ जाओ, पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, आरडीआई। अब ये क्या होता है? पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा से अभिप्राय उस मात्रा से है जिससे शरीर में उस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। मतलब मान लो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी बॉडी में इतने प्रोटीन्स, इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने मिनरल्स की जरूरत है, तो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक आरडीआई कहता है कि हमें इतना तो मिलना ही चाहिए, इतने तो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ सुरक्षात्मक रूप के लिए भी कुछ आपको सेव करना चाहिए। मतलब इतने प्रोटीन की तो आपकी नीड है ही है, ये तो मिनिमम मिलना ही मिलना चाहिए, प्लस थोड़ा प्रोटीन एक्स्ट्रा लेके रख लो। एक्स्ट्रा लेके क्यों रख लो? किसी टाइम मान लो आप संतुलित आहार नहीं ले पाते, तो उसी टाइम ये थोड़ी होगा कि आप बीमार पड़ जाओगे या आपके अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी उस पोषण तत्व की। नहीं, कुछ पोषक तत्व आपके शरीर में स्टोर्ड रहते हैं, एज अ बैकअप काम कर रहे होते हैं। जब उनको बाहर से नहीं मिलते तो वो अंदर वाला करने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर पोषक तत्व का हमने बता दिया। पोषक तत्व क्या होता है? जिससे शरीर के उस पोषक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति की जाए जो कि है। दैनिक मात्रा शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। हमारी शरीर में कितने पोषक तत्व हैं, क्या हमारी नीड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता का अर्थ है वह न्यूनतम मात्रा जो शरीर में उस तत्व की कमी की रोकथाम और शरीर में उस पोषण तत्व तथा संतोषजनक स्तर को बनाए रखने के लिए ग्रहण करना आवश्यक है। इजी लैंग्वेज में बस आप ये समझ लो, बैलेंस डाइट के अंदर हम अलग अलग टाइप का फूड इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं? ताकि हम राइट टाइप ऑफ फूड लें इन राइट अमाउंट, ताकि हम बीमारियों से, थकावट से दूर रहें। पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक। रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक से हमारा मतलब है कि हमें कितने प्रोटीन, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स लेने चाहिए, ये सब सेट है हमारी एज के हिसाब से। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 2 का ए। अब ख देख लो, उदाहरण देते हुए दोनों के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। अब दोनों के बीच में संबंध कैसे होगा? अब ये जो है ना पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा आरडीआई, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक, ये ना हमारे संतुलित आहार के लिए एज अ बेस काम करती है। एज अ बेस कैसे काम करती है कि मान लो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 100 ग्राम कैल्शियम चाहिए। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब जब जब मेरी संतुलित आहार बन रहा है, मेरी प्लानिंग ऑफ बैलेंस डाइट हो रहा है, तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि जो भी इस प्रस्तावित दैनिक मात्रा की चीजें थी कि मेरे को प्रोटीन इतना मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना मिलना चाहिए, कैल्शियम इतना मिलना चाहिए, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो बैलेंस डाइट खिलाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आपकी डाइट में कोई प्रोडक्ट ओवर यूसेज, ओवर वो भी हो रहा है, वो भी गलत है। कम हो रहा है तो बच्चे को वैसे ही डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपको बस इसको ऐसे उदाहरण देते हुए समझाना है, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए कि गर्भ अवस्था के दौरान किन पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है, इनकी आवश्यकता ज्यादा मात्रा में क्यों होती है, इसका रीजन भी बताओ कि क्यों ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। मैं एक एक करके आपको पोषक तत्व बता रही हूँ। सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन की ज्यादा क्यों होती है आवश्यकता? गर्भ और मृत मातृक ऊतकों की तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जरूरतें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो बच्चा है, फीटस है और उसकी मैटरनल टिश्यूज हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत 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 तेज होती है। अगर तेज होती है, दूसरे तिमास से गर्भ और मातृक ऊतकों दोनों ही वृद्धि तीव्र की गति से
प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्या कह रहे हैं, वो जो फीटस है, छोटा बेबी है और उसकी मदर है, तीसरे महीने से क्या होता है, उनकी ना डेवलपमेंट, जो भी ग्रोथ विकास हो रहा है, उसके लिए उनको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। क्योंकि ये तो है नहीं, पहले तो सिर्फ माँ को अपने लिए प्रोटीन चाहिए होता था, तो वो थोड़ा बहुत ले लेती थी, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती थी। लेकिन अब उसको प्रोटीन अपने बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, और बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है, इसलिए उसको प्रोटीन देना चाहिए। दूसरा, विटामिन बी एव फोलिक अलम, विटामिन बी और फोलिक अलम की जरूरत है। कैसे? याथमिन, नियासिन एंड राइबोफ्लोक्सिन जैसे बी विटामिन उन एज इजियाओं कोएंजाइम्स का हिस्सा होते हैं जो कार्बोज या वसा के अणुओं में विद्यमान ऊर्जा को मुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। मतलब एनर्जी को सिंथेसाइज करके यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। फोलिक अलम की स्थिति थोड़ी भिन्न है। फोलिक अलम में संतुलित यह एंजाइम कोशिका गुणन की प्रक्रिया की भूमिका निभाती है। मतलब फोलिक एसिड किस चीज में मदद करता है? सेल की मल्टीप्लिकेशन में। सेल की मल्टीप्लिकेशन में कैसे? मान लो जैसे अब छोटा सा बच्चा जब आपके पेट में आता है तो वो एक टिश्यू, एक सेल होता है, लेकिन धीरे 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 वो ग्रो होता होता पूरा बच्चा हो जाता है। तो ये जो फॉलिक एसिड होती है ये मदद करती है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर आ जाएगा लोहा तत्व। हीमोग्लोबिन माँ और गर्भ के रक्त में नियमित हो रही नई लाल रक्त कोशिकाओं पर अभिनय हिस्सा है, रेड ब्लड सेल्स पर। इस अतिरिक्त गर्भावस्था के आखिरी महीने से तथा जन्म होने के 3-4 महीने के बाद तक गर्भ में लौह तत्व की भंडार संरक्षित होता है। मतलब बच्चा जब बोर्न होता है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी आयरन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो नीड्स होती हैं वो बढ़ती रहती हैं और वो आयरन खत्म होता जाता है, तो फिर इसलिए लोहा तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। उसके बाद देख लो कैल्शियम। बढ़ रहे गर्भवती की हड्डियां में कैल्शियम काफी बड़ी मात्रा में कम हो जाता है। इसको पूरा करने के लिए कैल्शियम की भी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान होने वाली किन्हीं 2 गौण मतलब छोटी मोटी विसंगतियों के बारे में बताइए, छोटे मोटे माइनर डिसऑर्डर्स के बारे में बताइए, और इन विसंगतियों से निपटने के लिए आप महिला को क्या सलाह देंगे वो भी बताओ। तो देख लो, सबसे पहले तो सुबह के समय होने वाली परेशानी। यह परेशानी गर्भावस्था के शुरू के महीनों में होती है और प्रथम 3 महीनों में अंतक्रिया समाप्त हो जाती है। सुबह के टाइम ना बड़ा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो परेशान रहती है। आप उसको क्या सलाह दे सकते हो? सुबह के समय बिस्कुट या रस खाए, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाती रहे, चिकने पदार्थों का सेवन ना करे, कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में सेवन करें। ठीक है, पहली हो गई। दूसरा, हर्टबर्न। हर्टबर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? हजाह। हजाह कैसे? अब क्या कह रहे हैं ये कि हर्टबर्न, अब हम कोई स्पाइसी फूड तला हुआ खा लेंगे तो क्या होगा? हमारे क्या कहते हैं, पेट में जलन होएगी, एसिडिटी होगी ना। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में, यूटेरस में जो फीटस धीरे धीरे ग्रो हो रहा होता है वो हमारा प्रेशर डालता है पेट पे प्रेशर डालता है, तो हमारा वो जो रिफंड होता है या हमने जो पीडीएफ ली होती है वो रिटर्न मतलब अड़ती है, वो वापस आती है। तो इसमें क्या आ गया? हर्टबर्न। ठीक है, इसको क्या एडवाइस दे सकते हैं कि तले हुए, चिकने व मसालेदार पदार्थ ना खाएं, अतिरिक्त तकिए का प्रयोग करें, रात को बहुत देर तक खाना ना खाएं। अब इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पोषणहीन त्याज्य रोगों के कारण बताओ, लक्षण बताओ व रोकथाम बताओ। सबसे पहले आ गई मैरास्मस। मैरास्मस के बारे में पढ़ लो। मैरास्मस अधिक
शिशुओं तथा छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये एक तरह की ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा वजन अपनी एप्रोप्रिएट नीड के हिसाब से बहुत कम होता है। अवल्क वसा, इसमें ना हमारी बॉडी इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि कोई फैट ही नहीं होता। अब इसके क्या पूछे थे, कारण, लक्षण और रोकथाम देख लो। मांसपेशियों का कृश होना, मसल वेस्टिंग, मतलब इतना छोटा है आपको मांस तो कोई दिखेगा ही नहीं, सिर्फ हड्डियां हड्डियां नजर आती हैं उसमें। ना पनप पाना, फेलियर टू थ्राइव, अब आपको ना लगता है कि यार इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, तो इससे भी दिक्कत हो जाती है, अपने आप ठीक नहीं होता और डॉक्टर के पास जाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ दे देगा जिससे आपकी बॉडी खराब होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। वृद्धि का रुक जाना, अब ग्रोथ फेलियर, अगर आप अच्छे से इसको नहीं पढ़ोगे, फॉलो नहीं करोगे तो इस वृद्धि का रुकावट भी हो सकती है। ग्रोस, जैसे ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में उन्होंने कहा ना रुक जाना, बस ऐसे यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। जीरोप्थेल्मिया, ये क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और इसके क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था कॉजेस क्या क्या है। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को हमें अंधेरे में ज़्यादा नहीं दिखता, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे तो बढ़ते बढ़ते ये अंधेपन में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए हम विटामिन ए रिच डाइट देंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, सबरनाथ जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, सिट्रस फूड देंगे। क्या होगा, जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी रहे। उसके बाद आ जाओ तीसरा, अनीमिया। अनीमिया के बारे में पढ़ लो, क्या है अनीमिया। अनीमिया लौह तत्व की कमी के कारण होता है। लौह तत्व अमीनिया का अनिवार्य घटक है और कारण जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जो शरीर की विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन तक ले जाता है, जो कि हेल्प करता है कि हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंच जाए। अनीमिया वह स्थिति है जबकि रक्त के हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य स्तर से कम हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। ये इसके पीछे कॉजेस क्या है, आहार में अपर्याप्तता, हमने देखा ही नहीं कि हमारी डाइट में क्या विटामिन ए है अच्छे से या नहीं, हमने इग्नोर ही कर दिया इस बात को। लौह तत्व की क्षति, अब ये लौह तत्व की क्षति क्या है, अधिक लॉस, हमें ना जैसे वुमेन है, वुमेन को मेंसुरेशन होती है हर मंथ, अब वो मेंसुरेशन के थ्रू उसका इतना ब्लड निकल जाता है कि उसको आधी से ज्यादा क्या हो जाती है, आधी से ज्यादा उसको कमी हो जाती है कि वो ठीक नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, पीसी तो ठीक हो गया है तो इसके अंदर आ जाएगा। फोलिक अलम तथा विटामिन B12 की किलोमाई, मतलब कि आपको क्या करना है, आपको फोलिक अलम, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी को मेक श्योर करना है, अगर कम है तो कैसे ठीक की जाए। ठीक है। अनीमिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आहार संबंधी उपाय, आप उसे विटामिन ए रिच डाइट दो जिसमें विटामिन हो, पल्स विटामिन, पालक हो। और उसके बाद फोर्टिफिकेशन, आपको यूज क्या करना है, आयोडाइज सॉल्ट यूज करना है, ये मदद करता है एंटीबॉडीज को बढ़ाने में। ठीक है। अब देख लो क्रेटिनकता, अब ये क्रेटिनकता क्या होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, आप देख सकते हो गले में होता है इसके, परंतु लक्षण आयोडीन की कमी से होने वाली विसंगताओं से कई तरह के अपंग कर देने वाली स्थितियां शामिल है, जिसके अंतर्गत गलकड़ हो जाएगा, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, श्रवण दोष, बुढ़ापन, खड़े होने या उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिकली ये कह रहे हैं आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर कॉजेस मांग लोगे तो वही अपनी जो आपकी मदर है, बच्चा पेट में है, उसने अच्छा फूड नहीं लिया जिसमें इसकी कमी थी, आयोडीन की कमी थी, जिसकी वजह से बच्चे को क्रेटिनिज्म है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, रोकथाम, आयोडीन तेल का प्रयोग करो, आयोडीन और पोटेशियम की गोलियां खाओ, और आयोडीन की कमी होने पर अन्य तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश करो, अदरवाइज डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उसको सही करने का सही रास्ता बता देगा। ठीक है। इसके साथ ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। 4 क्वेश्चन, अब आगे 5। शिशु के लिए उपयुक्त मूल मिश्रण
और बहु मिश्रण मल्टी मिक्स प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। मूल मिश्रण होता है बेसिक मिक्स, मान लो आपने उसको कोई भी बेसिक मिक्स करके चीजें खिला दी, जैसे दलिया खिला दिया, थोड़ी सी दही खिला दी, ये हो जाएगा हमारा बेसिक मिक्स। और बहु मिश्रण मल्टी मिक्स क्या होता है, हम अलग अलग फूड ग्रुप्स में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें चूज कर रहे हैं। बेस्ट चीजें क्यों चूज कर रहे हैं, ताकि हम उसे अच्छा दे सके, प्रोटीन भी मिले, क्या कहते हैं, प्रोटीन भी मिले, क्या मिले, मिनरल्स मिले, कैल्शियम मिले, सारी की सारी चीजें बच्चे को मिल जाएं ताकि उसके अंदर किसी भी चीज की कमी ना हो। तो आपको पता है मूल मिश्रण क्या हो गया, बेसिक। बेसिक मिक्स में आप सीधा नॉर्मल बस थोड़ी बहुत चीजें लेते हो, लेकिन मल्टी मिक्स में आप अलग अलग फूड ग्रुप से अलग अलग टाइप्स की चीजें लेते हो ताकि बच्चे के अंदर किसी चीज की कमी ना आए। मूल मिश्रण, अब आपको इसका मिलने का एग्जाम्पल भी देना था ना। मूल मिश्रण का आपने ले लिया दलिया, बहु मिश्रण में आपने ले लिया दलिया था, खीर था, दूध थी, बिस्कुट थी। सबके अंदर क्या है, सबको मिलाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, सब कुछ होता है। ये सब लिख कर आ जाना। मूल मिश्रण और बहु मिश्रण को बनाते समय आप किन 4 पहलुओं का ध्यान रखोगे, कि क्या वो बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर रहा है, क्या बच्चा उसको समझ पाएगा, क्या बच्चा उसको खा पाएगा, और क्या बच्चों को इस चीज की नीड है। हमें इन 4 चीजों को बनाते समय पहलुओं को ध्यान में जरूर रखना चाहिए 5वें क्वेश्चन के ख भाग से। चलो फिर देख लो इसका क्वेश्चन। एक 5 वर्षीय बच्चे के लिए दोपहर के संतुलित आहार, अब आपको क्या कह रहे हैं, लंच के लिए बैलेंस डाइट आपको बनानी है, का मेन्यू व्यंजन सूची तैयार कीजिए। यह मेन्यू किस प्रकार संतुलित है, स्पष्ट कीजिए। मेन्यू में सम्मिलित प्रत्येक खाद्य पदार्थ के कौन कौन से पोषण तत्व मिलेंगे वो बताइए। अब आपको क्या करना है, आपको एक लंच मेन्यू तैयार करना है, बैलेंस डाइट। कैसे करोगे आपको पता है, ऐसे आप 3 1 2 ये आपने एक ऐसा बॉक्स बना लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने बॉक्स डाल दिया, यहाँ पर लिख दिया फूड ग्रुप्स मतलब खाद्य पदार्थ, यहाँ लिख दिया आपने उनकी क्वांटिटी मात्रा, और यहाँ पे लिख दिया फूड आइटम्स की जो भी व्यंजन है। फिर आपने यहाँ पे लाइन डाल दी। सबसे पहले मान लो आपने लिख दिए सीरियल्स, अनाज, यहाँ पर आपने लिख दिया कि वो 20 ग्राम में होना चाहिए, यहाँ पर चावल और चपाती। उसके बाद फिर ये बंद हो गया। उसके बाद आ गया मिल्क, दूध 125 ml देना चाहिए बच्चों को, उसके अंदर आ जाएगी कर्ड। उसके नीचे आप लिख दोगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां 25 ग्राम, स्पिनच आ जाएगी उसके अंदर। फिर पल्स आ जाएगी, 10 ग्राम पल्स आ जाएगी, उसके अंदर कोई भी मूंगी दली या किसी भी दाल का नाम लिख सकते हो। रूट्स एंड ट्यूबर्स मतलब आप कोई लिख सकते हो कि कोई और सब्जी, तो उसके अंदर आप 30 ग्राम लिख सकते हो। पोटैटो आ जाएगा, या फिर आलू गोभी आ गई, आलू पोटैटो आ गया, कुछ भी आप कोई भी सब्जी लिख सकते हो। आपने ये लिख दी। उसके बाद आप बता देना कि ये संतुलित कैसे है। ये संतुलित इस प्रकार से है क्योंकि हमने तीनों वर्गों के इसके अंदर फूड लिए हैं। कैसे तीनों वर्गों के फूड लिए हैं देख लो। पहला मतलब हमने जो होता है ना, ऊर्जा प्रदान करने वाले भी इसके अंदर आ जाएंगे। फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग वाले फूड ग्रुप्स भी आ जाएंगे। और तीसरा प्रोटेक्शन वाले भी फूड ग्रुप आ गए। अब अगर हमने अपनी बैलेंस डाइट में तीनों फूड ग्रुप्स में से सारी की सारी चीजें ली हैं तो हो गई हमारी डाइट बैलेंस्ड। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ में कौन कौन से पोषण तत्व मिलेंगे। तो फिर नीचे जाके एक और ऐसा टेबल बना देना। टेबल में 3 लाइनें डाल दी, ऊपर आप लिख देना फूड ग्रुप्स, यहाँ फूड ग्रुप्स लिख दिया, यहाँ नाम लिख दिया और यहाँ पोषक तत्व लिख दिए। सीरियल्स, राइस के अंदर मतलब चावल के अंदर क्या क्या होते हैं, कार्बोज होता है और प्रोटीन होता है। फिर चपाती के अंदर क्या क्या होता है, विटामिन बी होता है, ई होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, लौह तत्व आयरन को कहते हैं। फिर नीचे लिख देना मिल्क,
मतलब दूध, उसके अंदर आ जाएगी यहाँ पर बीच वाले में, सेकंड वाले में यहाँ पर आ जाएगी कर्ड। कर्ड के सामने लिख देना कि इसमें प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है। उसके नीचे आकर आप लिखोगे पल्सेस, मतलब दालें। दालों में आपने कोई भी हरी मूंगी, हरी दली डाल दी, और उसके सामने आप उसके न्यूट्रिएंट्स में लिख दोगे विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन मतलब लोहा तत्व। फिर आप फ्रूट्स लिख दोगे, उसके अंदर लिख दोगे सेब, गुआवा, जिसके अंदर से विटामिन ए और सी मिलता है। फिर वेजिटेबल्स जो आपने लिखी थी, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनसे क्या क्या मिलता है, विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम। इस हिसाब से आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता चल जाए आपने क्या करा, व्यंजन सूची तैयार कर दी यहाँ पर, फिर आपने लिख दिया कि तीनों फूड ग्रुप्स में से इसमें खाना आ रहा है, और उसके बाद उसके कौन से पोषक तत्व मिलेंगे यहाँ बता दिया। ऐसे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपसे लंच पूछा है, डिनर पूछ सकता है, और ब्रेकफास्ट तो नहीं पूछता, लंच पूछता है और डिनर पूछता है। अब यहाँ पे 5 वर्षीय बच्चा दिया है, तो उसकी जगह आपको प्रेग्नेंट वुमेन का दे सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में आप थोड़े प्रोटीन्स की मात्रा और जो होते हैं आयरन कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रखोगे, क्योंकि उनको अपनी बेबी की नीड्स को भी फुलफिल करना होता है। आ जाओ फिर 6वें क्वेश्चन में, बच्चे में गंभीर बीमारियों के 5 लक्षण बताइए। आपको ऐसे कोई 5 लक्षण बताने हैं जिससे आपको पता चले कि बच्चे में ना गंभीर बीमारी है। पहला लक्षण, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई। अगर आपके बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो आप समझ जाओ उसको कोई अंदरूनी गंभीर बीमारी है। दूसरा, फीवर विथ फास्ट ब्रीथिंग, मतलब बुखार तेज सांसों के साथ, मतलब बच्चे को बुखार भी है और वो बहुत जोर जोर से सांस ले रहा है, तो समझ जाओ उसको ना कोई अंदरूनी बीमारी है जिसकी वजह से उसको बुखार भी आ गया है और उसकी सांस भी बहुत तेज हो गई है। उसके बाद अगर उसके लिप्स और फेस क्या एकदम ब्लू ब्लू से हो गए हैं और उसकी बॉडी एकदम ऐसी पेल सी, थकी हुई सी, जिसके कहते पीला सा पड़ गया है बच्चा, और फेस और लिप्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पूरे ही ब्लू हो गए, खून की कमी से ऐसे लगता है ना, जहाँ पे खून ही नहीं पहुंच पा रहा आपकी बॉडी में एरिया में, वो सारा एरिया ब्लू ब्लू हो जाता है, तो समझ जाओ कि कोई दिक्कत की बात है। ऐसे ही तो किसी बच्चे का फेस या लिप्स, होंठ इतने ब्लू ब्लू नहीं लगते ना, तो ये भी एक लक्षण है कि उसको गंभीर बीमारी है। उसके बाद फिट्स, मतलब क्या होता है इसके, यहाँ पर फिट्स पड़ रहे हैं बच्चे को, मतलब दौरे पड़ रहे हैं। अगर बच्चे को रेंडमली बैठे बैठे दौरे पड़ रहे हैं तो समझ जाओ कि अंदरूनी कोई बीमारी है, क्योंकि दौरे ऐसे तो पड़ते नहीं है। 5वां, ड्राउजी। ड्राउजी मतलब कि बच्चा ना हमेशा थका थका सा रहता है, सारा दिन सारी रात बस बैठा रहता है, नहीं मम्मी मुझे ये नहीं खाना, नहीं मम्मी मुझे ये नहीं करना, सारा टाइम थका थका रहता है, तो मतलब इसके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी है। बस इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद गंभीर अतिसार के लक्षण और उसे निपटने के कारणों का वर्णन कीजिए। अब ये अतिसार क्या होता है, अतिसार होता है डायरिया। बच्चे को बार बार अतिसार होना एक आम बात है, विशेष तौर में अतिसार गर्मियों में होता है, क्योंकि हम इस पे ना जाए और इस हम बात पे ध्यान ही नहीं देते कि गर्मियों में हमारी जो पानी पीने की नीड्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन हम सारा सारा दिन ध्यान ही नहीं देते, पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से बच्चा अतिसार से ग्रस्त हो जाता है। अब हम आपको ये बताना है कि अतिसार, गंभीर अतिसार की मतलब बहुत ही सेवियर बच्चे को डायरिया हो गया, उसके लक्षण क्या है। उसके लक्षण ये है, बच्चे को अगर प्यास लग रही है वो सामने अपनी मदर को नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना अतिसार से ग्रस्त हो गया कि वो सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, ढंग से बात नहीं कर पाएगा, ढंग से बैठ नहीं पाएगा, अपनी बॉडी के फंक्शन उसके वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बॉडी में जान ही नहीं बचेगी, मतलब एकदम थका थका हेल्पलेस सा लगेगा। तो समझ जाओ कि उसको गंभीर अतिसार है। उसको निपटने के क्या लक्षण है, मतलब आप उसको कैसे निपटा सकते हो। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप उसको पानी पिलाओ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दो, मतलब बार 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 उसको पानी पिलाते रहो ताकि उसकी पानी की कमी धीरे धीरे पूरी होती रहे। ध्यान रखना आप उसको स्वच्छ वातावरण दे रहे हो, स्वच्छ वातावरण दे रहे हो, शुद्ध जल दे रहे हो, सुरक्षित खाद्य पदार्थ दे रहे हो, ताकि उसकी जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़े नहीं। अगर बच्चा बार बार उल्टियाँ कर रहा है तो आप उसको बिठा दो, बिठा कर पानी पिलाओ, ये नहीं कि लेटे लेटे पानी पिला रहे हो। उससे क्या होगा, उसकी फूड पाइप में पानी अट जाएगा और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो आप उसको बिठाओ, बिठाकर
उसको पानी पिलाओ। अगर वो बार बार उल्टियां कर रहा है तो प्लेस को साफ रखो, क्लीन रखो, क्योंकि वो जो उसकी उल्टी होती है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होती है, लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है। वो बच्चे के लिए भी हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है, तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग प्रोवाइड करो। उसके बाद क्या है, हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि ORS जीवन रक्षक घोल को हम घर पे कैसे बना सकते हैं। अगर मान लो हमें 1 लीटर ORS बनाना है, क्योंकि हमसे यही पूछा ना कि उससे कैसे निपटेंगे, ऐसे ही तो निपटेंगे, हम उसको ORS बना के पिला देंगे। घर पे ORS कैसे बनता है, 6 छोटी चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, 1 लीटर पानी को डाल देना, तीनों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर देना, बन गया आपका ORS जीवन रक्षण घोल। वो उस बच्चे को पिला दो, उसकी हेल्थ का ध्यान रखो। है अगर आपको लग रहा है कि तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है और वो अभी नहीं आपके काबू में आ रही, तो डॉक्टर को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन आप डॉक्टर के आने का वेट मत करो कि आप सोच रहे हो डॉक्टर आएगा तभी कुछ काम करेगा, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं। तब तक जितना हो सके आप अपनी तरफ से उसको रिहाइड्रेट करते रहो, उसको मतलब सहानुभूति भी साथ साथ देते रहो कि बच्चे कोई बात नहीं, डरना नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, ख पार्ट। अब एक और क्वेश्चन देख लो, बच्चे की टांग की हड्डी टूटने की स्थिति में करने और ना करने योग्य बातें बताओ। अगर आपके प्री स्कूल में बच्चे की टांग की हड्डी टूट गई है, टांग की हड्डी टूट गई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या क्या करोगे, आपको वो बताना है। ठीक है, क्या क्या करोगे। मान लो, पहले आपको करने वाली बातें बताती हूँ। आपको उसको एक जगह पर सीधा लिटा देना है, मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई बेड है या कोई लेटने वाली चीज है, आप उस पे बच्चे को सीधा सीधा लिटा दोगे। लिटा दिया, आप क्या कहते हैं, एक तो बच्चे को सहानुभूति भी देनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बच्चा घबरा जाता है ना, तो आप उसको वो करोगे। आपको क्या करना है, आपको उस चीज को हिलाना नहीं है, मतलब जो उसकी टांग टूटी है आपको हिलाना नहीं है। और ना करने योग्य बातें में क्या क्या आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ना आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हो। हड्डी टूट गई है, मैं तेरी हड्डी जोड़ूं, खुद आप इधर उधर हड्डियों को हिलाने लग जाते हो और जोड़ने लग जाते हो। बिग नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, आपको नहीं पता कि कैसे क्या हिलाना है। कुछ लोग उसकी मालिश करना शुरू कर देते हैं, नहीं, बहुत सेंसिटिव एरिया है, हड्डी टूट चुकी है, उसकी जो बोन्स हैं, स्किन है, वो सब इधर उधर हुई पड़ी है, मतलब। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको कोई मालिश नहीं करनी, कोई खुद हड्डी नहीं जोड़नी, आपको बस उसको प्लेन जगह पर लिटा देना है, ज्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। और हो सके तो आप उसके नीचे कोई हार्ड कवर या हार्ड न्यूज़पेपर ऐसे लटा के रख सकते हो, ताकि उसको एक नीचे सपोर्ट मिलता रहे उस हड्डी को, और वो हड्डी और ज्यादा हिले नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मेन चीज है यही ध्यान रखनी है कि खुद मालिश नहीं करनी, खुद हड्डी जोड़ने की कोशिश नहीं करनी, उसको एक जगह पर लिटा देना है, ज्यादा हिलाना जुलाना नहीं है, और उसको एक नीचे हार्ड चीज का सपोर्ट दे देना है ताकि और हड्डी ना हिले। इजी सा सवाल। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन का क पार्ट क्या कहता है, हमारे देश में पूरक आहार कार्यक्रमों को शुरू करने के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब हमने ये पूरक कारक क्यों स्टार्ट करे हैं, हमारे देश में ये पूरक आहार कार्यक्रम इसलिए स्टार्ट किए गए हैं क्योंकि हम जो बैलेंस डाइट लेते हैं, ये बैलेंस डाइट कह रहे हो, हम कोई भी जो आहार लेते हैं उससे जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स है ना, वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों पूरी नहीं हो पाती, हम सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने तो अच्छी रोटी खा ली, अच्छी दाल खा ली, अब मेरी सारी नीड्स पूरी होगी होंगी, लेकिन नहीं, आपकी बॉडी की बहुत सी डिफरेंट और बहुत सी अलग अलग नीड्स होती हैं, जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी की वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो हमारे देश में ये पूरक आहार कार्यक्रम इसलिए स्टार्ट किए गए हैं कि बच्चे अपने आहार के साथ साथ आप उनको सप्लीमेंट की फॉर्म में वो जो उनके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, मान लो विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, सी की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो उनको अलग से दो ताकि वो उसकी कमी ना हो। वो चीजें आपके बच्चे की बॉडी में थोड़े टाइम तक स्टोर रहेंगी, अपना वर्क करती रहेंगी, तो तब तक बच्चे को उस चीज की डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही है, जब तक हम बच्चे को देते रहेंगे तब तक उसका वो डेफिशिएंसी नहीं आएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म पर
फोकस करने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए कि हमें बच्चों को शिक्षित करना है कि अच्छी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है, कि वो सारा टाइम उसमें अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा फूड लें, अच्छी डाइट लें और इतने सक्षम हो कि उस डाइट को वो अफोर्ड कर सकें। पहले तो ये पूरक आहार के कार्यक्रम सिर्फ छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन अब लैक्टेटिंग वुमेन, गर्भवती महिलाओं को, अडोलेसेंट्स को, इन सबको भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सबको बेनिफिट मिल पाए, सबका अच्छा हेल्थ रहे। अच्छी हेल्थ रहेगी तो वो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे जो कि देश की तरक्की में मदद करेंगे। बस छोटा सा आंसर है 5 मार्क्स का। उसके बाद वृद्धि चार्ट का प्रयोग करके बच्चे की वृद्धि का अनुवीक्षण कैसे किया जा सकता है, उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। पहले वाले चार्ट पे मैंने आपको बहुत अच्छे से इसका डिटेल्ड आंसर समझा रखा है विद ग्राफ कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि अनुवीक्षण क्या होता है, वृद्धि चार्ट क्या होती है, उसकी थ्योरी, उसका क्या कहते हैं चार्ट, फिर उसके यूज। तो आप वहां से एग्जैक्ट वही क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा DEC 2 का पास्ट ईयर का पेपर की डिस्कशन ओवर होती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।